हेलो दोस्तों, जीएच गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी क्लास 7 का। जो ज्योग्राफी पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका था, आज उसका मैराथन क्लास आपके सामने लेकर आया। मैराथन क्लास में आप यकीन नहीं कीजिएगा, 100 क्वेश्चंस मैंने उस पूरे चैप्टर से उठाया है, क्लास 7 की ज्योग्राफी से। और अगर आपने इस 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया वन बाय वन, तो बिलीव कीजिएगा पूरा आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। एक एक करके मैंने सारे सवाल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सारे चैप्टर से उठाया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो है ना वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर कर देंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर पर है, और वो ये है कि पर्यावरण शब्द में क्या-क्या शामिल होता है? पर्यावरण शब्द में क्या-क्या शामिल होता है? क्या केवल प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं? केवल केवल मानव निर्मित तत्व शामिल होते हैं? केवल सामाजिक तत्व शामिल होते हैं? नहीं दोस्तों, इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तत्व जो है वो पर्यावरण शब्द में शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? जैविक घटक का क्या मतलब होता है? जिसमें जान है, जो जीव है, जंतु है जिसमें जान है। ठीक है, क्या जल में जान है, पर्वतों में जान है, वायु में जान है? नहीं। क्या है? पेड़ पौधे, हम लोग पढ़े हुए हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्थल मंडल का कौन सा उदाहरण, स्थल मंडल का, ठीक है, स्थल मंडल पर कौन सा, महासागर क्या स्थल मंडल का उदाहरण है? गलत। बादल है क्या? बादल तो आसमान में है। वायु है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हिमालय पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जीव मंडल का सही अर्थ क्या है? जीव जो मंडल है, जो हम लोग रहते हैं, उसका सही अर्थ क्या है? क्या केवल जीव जंतु, ये ऑप्शन? केवल पौधों का चित्र, देखिए केवल जहाँ हो ना, तो समझ लीजिए कि लगभग 80% तो नहीं होता वो ऑप्शन। हो सकता है 20% हो भी सकता है, लेकिन 80% लगभग नहीं होता। केवल जीव जंतु नहीं हो सकता है, हो सकता है हम और ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे। केवल पौधों का क्षेत्र, ये भी नहीं हो सकता है। केवल मानव आबादी वाला क्षेत्र, ये भी नहीं होता। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है, पृथ्वी का वह सारा भाग जहाँ जीवन संभव है, सबको हम जीव मंडल के अंतर्गत देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ जीवन संभव नहीं, तो वहाँ जीव मंडल नहीं हो सकता है। जीव मंडल वहाँ जीव जंतु, उसके मानव, जहाँ मानव रह रहे हैं, जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, जहाँ पशु पक्षी रह रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे कि वायु है, वायु अगर जीव जंतु है तो वायु तो रहना है। तो ये सारी चीज़ों को जीव मंडल एक साथ कंक्लूड करके बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण का कौन सा घटक मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है? पर्यावरण का ऐसा कौन सा घटक है जो मौसम और जलवायु को नियंत्रित, क्या स्थल मंडल से मौसम और जलवायु कैलकुलेट होते हैं? नहीं। क्या जल मंडल से कैलकुलेट होते हैं? नहीं। जीव मंडल से भी नहीं होते। क्या होता है इसका एग्जैक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? वायुमंडल। वायुमंडल जो है मौसम और जलवायु को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक है? देखिए वहां मैंने बोला था जैविक, और यहाँ क्या है? अजैविक, जिसमें जान नहीं है। ठीक है। पौधों में जान है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा मेरा। जानवर में है तो है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मानव में है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव किस माध्यम से पड़ता है? ठीक है, इन्वायरमेंट पे जो है किस चीज से ज्यादा इफेक्ट होता है, उसको आपको देखना है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जो हम लोग, जैसे हम लोग मानव भी रह रहा है, जानवर भी रह रहे हैं, पशु पक्षी भी रह रहे हैं, जो इतनी तरह की जो विभिन्नताएं हैं जीव जंतु में, क्या वो उससे डिफेंड करता है, उससे इफेक्ट पड़ता है? क्या जलवायु से इफेक्ट पड़ता है? क्या स्थलाकृतिक स्थिति से इफेक्ट पड़ता है? स्थलाकृतिक स्थिति का मतलब जैसे कहीं पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इससे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो है तकनीकी विकास। टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री लग रहा है, इससे बहुत ज़्यादा कल कारखानों में से धुआं निकल रहा है या गाड़ियाँ चल रही है, जितना टेक्नोलॉजी में हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, उतना ही इसका इफेक्ट जो है पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका जो सटीक आंसर जो हो जाएगा वो तकनीकी विकास है। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए तीन तरह का मैंने परत बताया था पृथ्वी का। ठीक है। एक बताया था सबसे ऊपर, मैंने बताया था क्रस्ट। ठीक है। सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था? क्रस्ट बताया था। उसके नीचे क्या बताया था? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सियाल। ठीक है। इसको सीमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, ये कोर है। ठीक है। और इसके अंदर में एक आंतरिक कोर है। तो सबसे पहले कह रहा है सबसे बाहरी परत, तो सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिसको सियाल भी कहते हैं या क्रस्ट भी कहते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट। और ये सीमा है, इसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और ये नीचे इसको क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल या सीमा एक ही है, क्रूड या नीचे एक ही है, क्रस्ट या सियाल एक ही है। ठीक है, चलिए। तो सबसे बाहरी परत क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। और सबसे इंटरनल परत क्या हो गया, क्रूड हो गया। अगर क्रूड में भी अगर आपका आंतरिक क्रूड दिया हुआ है तो उससे भी ज़्यादा सटीक आंसर ये हो गया आंतरिक क्रूड, क्योंकि ये उससे भी अंदर की चीज़ होगी, क्रूड के भी एकदम सेंटर में हो गया। ठीक है, तो सबसे भीतरी सीमा जो बोले तो आंतरिक क्रूड हो जाएगा, सबसे बाहरी सीमा क्रस्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसकी औसत मोटाई कितनी है। देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट अलग था और महासागरीय क्रस्ट क्रस्ट अलग था। महाद्वीपीय क्रस्ट का मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं मैंने उसका किलोमीटर बताया था। ठीक है, ये बताया था 30 से 35 किलोमीटर। ये क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट है। और महासागरीय क्रस्ट जो है यह 30 के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, 30 के बाद यहीं पे स्टार्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं महासागरीय क्रस्ट, जिसको कहा जाता है 5 से 10 किलोमीटर। तो महासागरीय क्रस्ट जो होगा वो होगा 5 से 10 किलोमीटर, और जो महाद्वीपीय क्रस्ट होगा वो होगा 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कह रहा है महाद्वीपीय क्रस्ट जो हो जाएगा 30 से 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये है, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी, देखिए सेम सवाल पूछ दिया, मैंने अभी बताया इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 से 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। सबसे घना भाग क्या हो सकता है, सबसे घना भाग जो सबसे अंदर होगा वही तो घना होगा, क्रूड वाला। अब क्रूड में भी मैंने बताया था अगर बाहरी और आंतरिक दिया हुआ तो किसका आंसर देंगे, आंतरिक क्रूड का आंसर देंगे। तो इसीलिए आंतरिक कोर भी कहते हैं उसको और क्रूड भी कहते हैं, दोनों नाम से, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोर भी कहता है मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया सबसे ऊपर क्या था, सियाल, उसके अंदर क्या था, सीमा, और उसके नीचे क्या था, नीफर। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में निकेल और फेरस, मतलब क्या, निकेल और लोहा। निकेल और लोहा वाला ऑप्शन देख लीजिए, जो आंसर होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है, महाद्वीप जिस पर हम लोग रहते हैं, ये किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है। मैंने बताया था जब ये मैग्मा ज्वालामुखी जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे ये पृथ्वी जो होती है, तो पृथ्वी की जब आंतरिक जो क्रस्ट में जो चट्टानों से टकराव होता है तो यहाँ से जो है ना गर्म होकर क्या निकलती है, मैग्मा निकलती है। और मैग्मा निकल कर यहाँ पर पृथ्वी की परतों पर क्या होती है, धीरे धीरे ये जमा होती है। और जब यही मैग्मा जब ठंडा होती है तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अंदर में रहती है मैग्मा गर्म, और जब बाहर निकलती है तो क्या होता है, इसको लावा कहते हैं। और यह लावा करोड़ों वर्षों के बाद जो है ना चट्टान बदलती है, जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान होती है, और इसी आग्नेय चट्टान का ही रूप है महाद्वीपीय क्रस्ट। किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है, तो ग्रेनाइट से बनी होती है। ठीक है, उसी का रूप है ग्रेनाइट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट के किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है, ग्रेनाइट से। महासागरीय क्रस्ट की मुख्य चट्टान क्या है, देखिए महासागरीय क्रस्ट, तो महासागरीय मैंने बताया था कि 30 से 35 किलोमीटर मान के चलिए, अगर यह है 30 से 35 किलोमीटर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है महासागर। क्योंकि महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये थोड़ा सा ऊंचा जगह है। ठीक है, ये ऊंचा जगह है, और यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, ये आपका हो गया समुद्र, नीचे जगह पे समुद्र स्टार्ट होता है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का मतलब यहाँ से यहाँ, तो ये लगभग मान के चलिए 25 से 30 किलोमीटर अगर ये होगा, यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है ये ग्रेनाइट होती है, और ये महासागरीय क्रस्ट के पास जो चट्टानें पाई जाती है इसको बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो महासागरीय क्रस्ट की मुख्य चट्टान कौन सी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें कौन सी, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें अभी ने बताया, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। देख लीजिए इसमें कहाँ है, क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, देखिए ये आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि लोहा और निकेल के कारण कोर को क्या है, अभी बताया लोहा और निकेल, लोहा का इंग्लिश क्या था, प्लेटिनम फेरस, निकेल को निकेली कहते हैं, ये हो जाएगा नीफे, नी और फिर नीफे, तो नीफे से क्या हो जाएगा, यहाँ नीफे तो ऑप्शन में ही नीफे लिखा हुआ है। सियाल किस परत को कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को, अभी मैंने बताया सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगा, क्रस्ट। और क्रस्ट में भी अलग, सबसे ऊपर महाद्वीपीय क्रस्ट, देखिए क्रस्ट में भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ कंफ्यूज करता है, महाद्वीपीय क्रस्ट अलग है, महासागरीय क्रस्ट अलग है। तो महाद्वीपीय जिसमें हम लोग रह रहे हैं जो ऊंचा जगह पर, तो सबसे पहले जो ऊंचा होगा वो उस सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसके नीचे वाला महासागरीय क्रस्ट आएगा। तो सी आंसर आपका हो जाएगा महाद्वीपीय क्रस्ट। सीमा का संबंध किससे, अब बताइए, सीमा, सीमा जो ऊपर तो होगा महाद्वीपीय क्रस्ट, ये है महाद्वीपीय, लेकिन ये नीचे जो होगा ये क्या है, महासागरीय क्रस्ट। तो सीमा क्या है,
इसके बाद है 30 से 35 किलोमीटर के बाद है सीमा, तो सीमा का संबंध किससे होगा? महासागर से, महासागरीय क्रस्ट है ना वो सीमा का संबंध। महाद्वीपीय से तो होगा नहीं, महाद्वीपीय पे सियाल चलेगा और यहाँ क्या चलेगा? सीमा चलेगा। तो सीमा का संबंध क्या हो जाएगा? महासागरीय क्रस्ट से। अगला क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को सतह पर क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया है कि जब मैग्मा जब आती है गर्म होकर और सतह पर जब उसको ठंडा करते हैं तो उसका क्या नाम है? लावा। ठीक है, आंसर में देख लीजिए लावा। अगला क्वेश्चन ये है कि चट्टानों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? देखिए चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। 3 प्रकार कौन-कौन बताए थे? पहला आपको बताए थे आग्नेय चट्टान, ठीक है? और इसी आग्नेय चट्टान के टूटने से, अपक्षय से और फिर जाकर कहीं पे जमा होने से कौन-सा चट्टान तैयार होता है? अवसादी चट्टान। और इन दोनों चट्टानों के रूपांतरण से, ठीक है, मेटामॉर्फिक रूप तैयार होता है कायांतरित चट्टान। बताए थे 3 तरह की चट्टान होती है। तो चट्टानों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 3 तरह। अगला क्वेश्चन ये है कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? अभी मैंने बताया कि लावा या मैग्मा जब ठंडा होता है, उसकी करोड़ों वर्षों के बाद वो चट्टान का रूपांतरित हो जाती है और उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है लावा या मैग्मा के ठंडा होने से। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट अभी मैंने बताया कि ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान, आग्नेय का ऑप्शन ये आग्नेय, क्योंकि महाद्वीपीय क्रस्ट वही रहता है। अवसादी चट्टानें जो होती है मुख्यतः किससे बनती है? देखिए अवसादी चट्टानें मैंने बताया कि जब आग्नेय चट्टान होती है और इसके टूटने फूटने से या और भी कोई दूसरी चट्टान है उसके टूटने फूटने से जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ये सब जो है ना एक जगह जमा होते हैं जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो यहाँ अगर लिखा है अवसादी चट्टान मुख्यतः किससे बनती है? मैग्मा से तो नहीं, गलत। ठीक है, मैग्मा से तो आग्नेय चट्टान बनेगी, धातु से नहीं, गैस से नहीं, अन्य चट्टानों के कण जो है या। अगला क्वेश्चन ये है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है, बलुआ पत्थर। तो मैंने बताया था बलुआ पत्थर के बारे में, जो बालू होता है उसके बीच में वायु जो पास होती है, ठीक है, तो इस तरह से ये होती है। तो बलुआ पत्थर जो है ना किस प्रकार की चट्टान है? तो इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, ये बलुआ पत्थर क्या होता है? इसमें बहुत सारे कण होते हैं, अन्य चट्टानों के कण जमा होते हैं, ये कोई एकदम एक ही तरह का कण इसमें नहीं पाया जाता बलुआ पत्थर, अलग अलग तरह के चट्टान कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको अवसादी चट्टान करें। अन्य चट्टानों के कण से बनता है जो अवसादी चट्टान। कायांतरित चट्टानें कैसे बनती है? देखिए कायांतरित चट्टानें मैंने बताया है कि आग्नेय और अवसादी चट्टान जो दोनों चट्टान होते हैं उसमें बहुत करोड़ों वर्षों के बाद रूपांतरित हो जाता है, चाहे वो प्रेशर से हो या टेम्परेचर से हो, दबाव हो, ताप हो। तो अवसादी या आग्नेय चट्टानों के दबाव और ताप से जो चट्टानें बनती है उसको कायांतरित चट्टान कहते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल ये है संगमरमर। ये संगमरमर कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल, ठीक है, कायांतरित चट्टान का ये एग्जाम्पल है संगमरमर। संगमरमर जो है अग्नि अवसादी के रूपांतरण से बनता है, ठीक है। इसको इसलिए इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। संगमरमर, संगमरमर कह रहा है किससे बनता है? तो संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, बलुआ पत्थर से नहीं बनता, ग्रेनाइट से नहीं बनता। ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान हो गया, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान हो गया, कोयला से नहीं होगा, कोयला तो खनिज मिनरल्स हो गया। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अपक्षय क्या है? देखिए अपक्षय के बारे में बताया था कि जब चट्टान टूटने लगते हैं, चट्टानों का जब टूटना, ठीक है, चट्टान जो है टूटने लगते हैं तो चट्टानों के टूटने को ही अपक्षय कहा जाता है। मैंने बताया था अपक्षय के बारे में कि पवन, जल और जलवायु इन तीनों क्रियाओं से अगर चट्टान टूटते हैं तो इन चट्टानों को टूटने को हम अपक्षय कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। वेदरिंग। अगला क्वेश्चन ये है कि भू आकृति लैंड फॉर्म किस कारण बनती और बदलती है? देखिए लैंड फॉर्म जो होता है, लैंड फॉर्म का मतलब जिस जमीन पर हम लोग रह रहे हैं ये कैसे बनती और बदलती रहती है, ठीक है। लिखा है केवल सूर्य की कुरने से। इसको पहले समझा देते हैं कि लैंड फॉर्म जब मैंने बताया था कि मैग्मा जो है गर्म होकर जब जमीन पर ऊपर उठती है, ठीक है, ये जमीन है, ये ऊपर उठती है तो क्या बनता है? लावा बनता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद। लेकिन इस लावा पर जब बाहरी ताप होता है, दबाव दाब पड़ता है, टेम्परेचर चेंज होता है या दाब चेंज होता है, करोड़ों वर्षों के बाद ये लावा किस पर बदलती है? आग्नेय चट्टान में बदलती है, ठीक है। तो पृथ्वी में जो भी आंतरिक क्रियाएं होती है ये आगे जाके फिर उसके बाद से क्या हो गया, ये महाद्वीप का रूप ले लेगा, महाद्वीपीय क्रस्ट जिसमें लोग रहना शुरू कर देंगे। तो पृथ्वी में जो अंदर में जो क्रियाएं होती है अभ्यांतरिक और बाहर में जो गति होती है, इन दोनों क्रियाओं के कारण जो है भू आकृतियां बनती और बदलती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी की अभ्यांतरिक लिखा हुआ है और बाहरी गतियों के कारण भू आकृतियां लैंड फॉर्म्स का निर्माण तो सूर्य की किरणों से नहीं होती, मानवीय क्रियाओं से नहीं, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिससे भूकंप मापा जाता है? ठीक है, मैंने बताया था कि जिस स्केल पर मापा जाता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल कहते हैं। चैप्टर जब पढ़ा रहे थे मैंने बताया था। और इसका जो यंत्र होता है जिस मशीन से नापते हैं उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है। बैरोमीटर से क्या होते हैं? वायु की दाब मापते हैं। वायु दाब का मापक है बैरोमीटर। ठीक है। एनीमोमीटर क्या है? ये हवा की गति नापते हैं। वायु की गति, वायु कितनी स्पीड से चल रही है, ये हवा की गति नापते हैं एनीमोमीटर से। बैरोमीटर से वायु का दाब मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापे हैं। क्लाइमेटोग्राफ से शायद जलवायु मापते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कटाव और निक्षेपण प्रक्रिया। देखिए कटाव क्या होगा? जमीन के ऊपर होगा। निक्षेपण क्या होगा? ये भी जमीन के ऊपर। निक्षेपण का मतलब क्या है? जमा होना। ठीक है। कटाव का मतलब चट्टानों का टूटना। और फिर ये टूट कर ये कहाँ होता है? निक्षेपित होता है। एक जगह क्या होता है? जमा होता है। और एक जगह जमा होने के बाद से जो है ना फिर चट्टानों का रूप लेता है। तो कटाव और निक्षेपण प्रक्रिया किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? नहीं, बाहरी भूगतिक्रियाओं से। ताप और दाब, जब टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, जब दाब में चेंजिंग आती है, तब जाकर ये कटाव निक्षेपण की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है। इस क्रिया से नदी अपने साथ बहाई गई, इस क्रिया से नदी अपने साथ बहाकर लाई गई तलछट को जमा करती है। अभी मैंने बताया जमा करने का क्या होती है? जमा, निक्षेपण। टूटना, अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना। जमा होना, निक्षेपण। जमना, निक्षेपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप की तरंगें सबसे पहले कहाँ महसूस की जाती है? सबसे पहले मैंने भूकंप के बारे में बताया था जब महाद्वीप जहाँ होता है नीचे में। ठीक है। ये नीचे का जो जगह होता है, सॉरी, नीचे का जो जगह होता है इसको कहते हैं उपकेंद्र। जो पृथ्वी के नीचे जहाँ भूकंप आते हैं उसको कहते हैं उपकेंद्र। और ठीक इसके सामने पृथ्वी के ऊपर का जो जगह होता है इसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है। ये दोनों अलग अलग जगह है। कहते हैं भूकंप का सेंटर कहाँ है? अगर जमीन पर सेंटर पूछा जाएगा तो अधिक है। लेकिन जमीन के नीचे जहां भूकंप एक्चुअली आया था वो था उपकेंद्र पर। तो भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस होती है उपकेंद्र पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, भूकंप के समय हमें क्या नहीं, जब भूकंप आता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? बाहर खुले मैदान में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। किसी मजबूत मेज के नीचे बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए, कि कोई चीज़ गिरे हमारे सर पर नहीं गिरे। ऊँची इमारत से नीचे भागना चाहिए? बिल्कुल भागना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए भूकंप के समय। हो सकता है लिफ्ट का आप प्रयोग करें, लाइट कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए और लिफ्ट वहीं पर आ जाए और फिर जो है ना मकान जब गिरे तो आप उसी में दबकर मर जाए। तो इसलिए लिफ्ट का प्रयोग गलती से भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी घटना बाहरी भूगतिक क्रिया का उदाहरण है? बाहरी भूगतिक क्रिया मैंने अभी बताया था बाहर में कौन कौन गति होती है। बाहर में आप देख लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट नहीं, भूकंप नहीं, भूकंप भी केंद्र नीचे होता है, महाद्वीपीय विस्थापन भी नीचे ही से होता है, कटाव और अपक्षरण। ठीक है। मैंने बताया था कि अपक्षय का मतलब चट्टानों का टूटना और निक्षेपण का मतलब चट्टानों का जमना। ये दोनों चीज क्या है? बाहरी भूगतिक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से निकलता हुआ गर्म पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? अभी मैंने 2-3 बार बता दिया है। आंसर हो जाएगा इसका? मैग्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि लोएस किसके द्वारा जमा की गई मिट्टी? देखिए मैंने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि लोएस का संबंध जो है हवा से है, पवन से है। ध्यान रखिएगा, लोएस पवनों के द्वारा जमा की गई मिट्टी जब हवा जब तेज बहती है तो रेगिस्तान में ये ज़्यादातर चीज़ें होती है। ठीक है। रेगिस्तान में जो बालू का रेत जहाँ होता है वो हवा चलती है और उसको उठाकर बालू की रेत को उठाकर कहीं पे एक ठो टीला का निर्माण कर देती है। ठीक है। इस टीला को क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। तो ये पवनों के द्वारा लाई गई या जमा की गई मिट्टी होती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवन द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना? देखिए नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 78%। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 21%। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है। 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, CO2 का है। ये तो देख लीजिएगा। नाइट्रोजन का है 78%। वायुमंडल की वह परत जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। मौसम संबंधी, तो मौसम संबंधी कहाँ होगी? मौसम क्षोभ मंडल में। जिस मंडल में हम लोग रह रहे हैं यही मौसम संबंधी घटनाएं होती है, क्षोभ मंडल में। ओजोन गैस मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? देखिए ओजोन गैस मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है ये क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रहते हैं सॉरी ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में हम लोग रहते हैं। इसके बाद से क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है।
स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। सबसे ऊपर बहिर्मंडल, देखिए बहिर्मंडल आई मोस्ट एक ट्रिक है, मैंने आपको शायद ही बताया था, आई मोस्ट ठीक। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, आयोनोस्फीयर आयनमंडल, मेसोस्फीयर मध्यमंडल, ओ से ओजोनस्फीयर ओजोन मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, टी से ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ रहते हैं वो है ट्रोपोस्फीयर, इसके ऊपर क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन मंडल पाए जाते हैं। वो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। तो ओजोन गैस मुख्य रूप से किस पर पाई जाती है, तो समताप मंडल, यही वाला आंसर हो जाएगा समताप मंडल। पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कौन बचाता है, तो वही ओजोन परत, जो समताप मंडल में जो ओजोन परत है, यही ओजोन परत हमें बचाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन कौन होती है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, और भी किरणें, सबसे खतरनाक किरणें गामा होती है। वायु में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस निम्न में से कौन सी है, वायु में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस निम्न में से कौन सी है, सबसे कम मात्रा में जो है वो पाया जाता है वह है हाइड्रोजन, और सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन उसके बाद 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0, सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाता है। मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए मानसून शब्द जो है ये अरबी वर्ड से लिया गया है, मानसून ये अरबी का वर्ड है, जिसे कहते हैं मौसमी पवन, मौसम ऋतु से संबंधित है, ठीक है। तो मानसून शब्द का अर्थ है मौसमी पवन। मौसम बनाने वाले मुख्य कारक क्या है, मौसम बनाने वाले बताइए, मैंने बताया था एक जलवायु चेंजिंग, मौसम अलग, इसको समझना चाहिए, और जलवायु अलग, ये दोनों चीजें अलग अलग है। मौसम बोलते हैं तापमान और दाब, इन दोनों में परिवर्तन होता रहता है पूरी डेली लाइफ में, 24 घंटा में दिन भर चेंजिंग आते रहते हैं। तो प्रतिदिन, हर दिन मौसम पल भर में चेंज होता रहता है। तो मौसम जो है ये प्रतिदिन की क्रियाएं हैं जो प्रतिदिन चेंज होती रहती है। लेकिन जलवायु जो है लगभग 25 साल का औसत निकाला जाता है कि 25 साल मौसम किस महीने में किस तरह का मौसम था, ठीक है, और उससे जलवायु डिपेंड करता है। तो मौसम बनाने वाला मुख्य कारक क्या है, तापमान और वायु दाब जो है वो मौसम बनाने वाले। वायुमंडल की सर्वाधिक घनी परत कौन सी है? सबसे घनी परत कौन होगा, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है, वो सबसे घनी परत होगा। अगला क्वेश्चन ये कि भारी बारिश तथा तूफान प्राय किस क्षेत्रीय वायु दाब से संबंधित होती है, भारी बारिश तथा तूफान। देखिए मैंने बताया था चक्रवात के बारे में कि जब जो है लो प्रेशर का जब क्षेत्र बनता है, तो हाई प्रेशर वाले जो है ना जितनी भी हवाएं हैं बहुत तेजी से बहती है, और इसी से क्या होता है चक्रवात का निर्माण होता है, बताए थे। तो जब तक निम्न दाब का क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक चक्रवात नहीं बनेगा, आंधी नहीं होगा, तूफान नहीं होगा, ठीक है, बारिश नहीं होगी। तो इस सब का क्षेत्र किससे है, निम्न दाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये है कि वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग है, बैरोमीटर, अभी मैंने बताया कि वायु का प्रेशर बैरोमीटर से मापते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। एनीमोमीटर से वायु की गति, बताया है, वायु की गति। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो नहीं है, गलत लिखा गया, हाइग्रोमीटर है, ये आर्द्रता मापते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टेम्परेचर में अगर चेंजिंग आ रही है, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, हरित गृह प्रभाव जो है ना बढ़ रहा है। हवा में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? नमी की मात्रा को हवा में क्या कहते हैं, हवा है उसमें नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे हवा में नमी रहती है तो हम लोग के कपड़े नहीं सूख पाते क्योंकि हवा में ऑलरेडी पानी है, तो हमारे कपड़ों के पानी को नहीं ले पाते। समतापमंडल जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें तापमान ऊपर जाने पर कैसे बदलता है, देखिए सबसे पहले जब तापमान ऊपर जाता है तो घटता है, लेकिन सम तापमंडल में फिर तापमान ऊपर जाता है तो बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो ओजोन परत होता है। मैंने चैप्टर जो पढ़ाया था, आप चैप्टर से जाकर इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर बने हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, सब सारी चीज़ मैंने डिटेल में चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो क्षोभ मंडल जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर घटता है समताप मंडल में जाने पर, लेकिन जब फिर समताप मंडल से ओजोन मंडल की तरफ जाते हैं, ओजोन परत की तरफ, मेरा तापमान फिर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना हानिकारक गैस सूर्य से आती है और यहीं पे से रुक जाती है, ये परत जो है ना गर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, आपको घुमा कर पूछ सकता है समताप मंडल में तापमान ऊपर जाने पर क्या, तो बढ़ता रहता है। अस्थायी हवाएं जो है जो विषुवत रेखा की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं, देखिए विषुवत रेखा क्या होगा, ये हो गया पृथ्वी का, ये विषुवत रेखा ये बीच का हो गया। तो क्या है कि अस्थायी हवा जो विषुवत रेखा की ओर चलती है, जैसे ही इस तरह से चलती है, ये विषुवत रेखा पर चलती है, इधर से भी चलती है, इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेड विंड्स और हिंदी में कहते हैं व्यापारिक
पाउंड। तो व्यापारिक पाउंड इसका आंसर होगा जो विषुवत रेखा की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन ये कि पृथ्वी की सतह के निकट सबसे अधिक ऑक्सीजन किस परत में रहती है? सबसे अधिक ऑक्सीजन किस परत में रहेगा? जहां हम लोग रहेंगे, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से भरा है? लोग हम लोग सभी जानते हैं कि 71% भाग पृथ्वी का जल से भरा हुआ है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र और महासागरों में? ठीक है, मैंने बताया था कि 97 पॉइंट जो है लगभग 3%, लगभग में उसको 97% भी कह सकते हैं कि ये भाग जो है समुद्र और महासागरों में घिरा हुआ है, जो पानी पीने लायक नहीं है। क्यों? इसमें लवण घुला खारा, इसलिए नहीं पी। मीठा जल जितना हमारे पास है, कितना हमारे पास है? 97.3 है, जो ये है क्या बोलते हैं उसको, महासागर का जल। तो हमारे पास मीठा जल कितना बच गया? 2.7%। तो 2.7% ही मीठा जल हो गया। मीठा जल पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.7%। और इस 2.7% में विश्व के कुल मीठे जल का अधिकांश भाग, इस 2.7% है, इसमें अधिकांश भाग जो है वो हिमनद में है। ठीक है, बर्फ के जो चट्टान है, हिम टोपियां हैं, इन सारी जगहों पे जो है ना मीठा जल पाया जाता है। भूमिगत जल में, जो भूमिगत जल हमारा ग्राउंड वाटर है, जो कल चापाकल से हम पानी निकालते हैं, विश्व के कुल मीठे जल का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए वो होता है 30%। ध्यान रखिए। ठीक है, जो हम लोग ग्राउंड वाटर जैसे समरसिबल से, चापाकल से, जैसे भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इस मीठे जल को, जिसे भूमिगत जल, तो इसमें विश्व के कुल मीठे जल का 30% पाया जाता है। जल जो है, जल चक्र, यह मुख्यतः किसके कारण संबंधित होता है? ठीक है, जल चक्र। तो जल चक्र जो होता है, मैंने बताया था, जब समुद्र का पानी जब गर्म होता है, वाष्पित होता है, चैप्टर में मैंने सब समझा चुका है कि समुद्र का पानी जब सूर्य की किरणों से, सूर्य की जब ऊर्जा आती है तो उष्मा लेता है, इसके बाद जलवाष्प बनाता है, जलवाष्प से जब वर्षा की बूंदें बनती है, वर्षा की बूंदें जब बनती है तो इसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा, उष्मा इसमें से निकलती है, और ये उष्मा जो है ना आसपास की वायु को गर्म करता है, गर्म वायु जो ऊपर उठती है, जब यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर की वायु जो है तेजी से दौड़ती हुई भागती है, जिससे यहाँ पे चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर ये जो है ना वर्षा की बूंदें जो है ना फिर बारिश करा देती है। तो जल चक्र इसी तरह से चलता रहता है। चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो जब तक सूर्य ऊर्जा नहीं होगी तो हीट कहाँ से मिलेगा? तो सौर ऊर्जा होगी, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ना फिर जल चक्र संभव है। समुद्री जल खारा क्यों होता है? मैंने बताया था लवण है घुला हुआ है, लवणों के घुले रहने के कारण समुद्र का जल खारा होता है। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग, ये भी मैंने बताया है कि 35 भाग प्रति हजार ग्राम, 35 पार्ट जो है पर थाउजेंड। ठीक है, इसको बोला जाता है पर थाउजेंड ग्राम, 35 भाग प्रति हजार ग्राम, और उसको लिखा जाता है इस तरह से। ये औसत लवणता। और डेड सी का मैंने बताया था, डेड सी जो कहाँ है, इसराइल के पास है, डेड सी जो है वो 45 भाग प्रति हजार ग्राम है उसका औसत लवणता। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? देखिए ज्वार भाटा हम चंद्रमा के बारे में बताए थे कि जब चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण करती है तभी ज्वार भाटा होता है। सूर्य जो है ऐसे है, पृथ्वी है, मान के चलिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, ठीक है, मून है। ये कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, और फिर कभी यहाँ चला जाता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण करता रहता है। जब यहाँ होते हैं तो लघु ज्वार आते हैं, जब यहाँ रहता है सीध में, एक सीध में जो भी होता है तो बृहद ज्वार होता है। और ये 90 डिग्री का जब एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसको बोलते हैं लघु ज्वार। ये भी मैंने बता दिया। तो ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने को क्या कहते हैं? देखिए समुद्र का जब जलस्तर बढ़ता है तो उच्च ज्वार, घटता है निम्न ज्वार। ठीक है, घटने वाले को निम्न ज्वार, बढ़ने वाले को उच्च ज्वार। समुद्र का जलस्तर बढ़ने में क्या कहते हैं? उच्च ज्वार। ज्वार भाटा प्रतिदिन कितनी बार आता है? देखिए दिन में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार ज्वार आता है। तो जब 2 बार ज्वार आएगा तो जाहिर सी बात है 2 बार भाटा भी आएगा। तो ज्वार और भाटा दोनों के बारे में पूछ रहा है कि प्रतिदिन कितनी बार आता है? तो 4। ज्वार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए ज्वार का सबसे बड़ा 3 लाभ मैंने बताया था। ज्वार का सबसे पहला लाभ बताया था कि समुद्री जहाज जो है बंदरगाहों में आ जा सकते हैं, माल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आसानी से आते हैं। दूसरा बताया था मछली पकड़ना यहाँ आसान होता है। और तीसरा बताया था कि यहाँ विद्युत संयंत्र लगाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो भी है उसे आपको आसानी मिलेगी। ज्वार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समुद्री जहाज बंदरगाहों में। अगला क्वेश्चन ये है कि गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो किस दिशा में? देखिए गर्म जो होगी वो धाराएं कहाँ पर होगी? वो तो जाहिर सी बात है विषुवत रेखा पर होगी। यहाँ पर हॉट होगी, गर्म विषुवत धारा है। और ये कहाँ भागेगी? ये जाएगी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगी ध्रुवों की ओर और ऊपर वाली की। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ गर्म जाएगी। और ध्रुव क्या होता है? ठंडा होता है।
तो ठंडी धाराएं किधर से आएगी? ध्रुवों से, विषुवत रेखा की। तो यहाँ कह रहा है गर्म महासागरीय धाराएं किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो विषुवत रेखा से, इक्वेटर लाइन से पोलर की ओर जाएगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा? देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म धारा है, ठीक है, ये गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम, और यह जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ये भी मैंने बताया दिया, अटलांटिक, ये मैंने चैप्टर में समझा दिया था। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमबोल्ट धारा, जिसे पेरू की धारा कहते हैं, ये ठंडी धारा है, ठीक है, पेरू की धारा ठंडी धारा, और यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है, दिया है प्रशांत महासागर। हमबोल्ट धारा कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन था? देखिए सबसे खारा जब पूछा जाएगा तो लाल सागर को देंगे। लाल सागर जो है ना सबसे खारा, लवण बहुत ज्यादा उसके अंदर है, इसलिए उसको लाल सागर। अगला क्वेश्चन यह है कि डेड सी कहाँ स्थित है? मैंने बताया था डेड सी इसराइल में थी, और इसराइल कहाँ स्थित है? एशिया में है, पश्चिमी एशिया का सबसे लास्ट में जो है ना कंट्री है, उसको बोलते हैं इसराइल, एशिया में। वनस्पति और वन्य जीव का निर्धारण किससे होता है? देखिए वनस्पति का मतलब क्या? पेड़ पौधे, ठीक है, जंगल। वन्य जीवन का निर्धारण कैसे होता है? तो सबसे पहले जलवायु, किस तरह की जलवायु है? चैप्टर में हर जगह मैंने पढ़ा है कि जलवायु के अकॉर्डिंग ही जानवर पाए जाते हैं, जलवायु के अकॉर्डिंग ही वनस्पति पाई जाती है। तो जलवायु और मिट्टी वहाँ की कैसी है, ठीक है, तो जलवायु और मृदा से ही हमारे वनस्पति और वन्यजीव का निर्धारण होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए सदाबहार वन के बारे में बताया था, पर्णपाती वन बताया था, सम उपोष्ण उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण पर्णपाती वन, ध्रुवीय वन, ये 5 तरह के वन मैंने बताए थे। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के पास, ये है जो भूमध्य रेखा है, इसके पास हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो सदाबहार होता है। पृथ्वी का जो है ना सबसे, सॉरी, भारत का जो सबसे लास्ट वाला जो एरिया है, साउथ का जो एरिया है, ये उसमें पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट आपका वहीं से आ जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप, भारत का जो पश्चिमी साउथ का दक्षिणी क्षेत्र है, ये आपको भूमध्य रेखा के आसपास आता है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पहला क्वेश्चन ये है कि पर्णपाती वनों की क्या विशेषता है? कि पर्णपाती मैंने बताया था कि गर्मी के दिनों में पेड़ जो है, गर्मी के दिनों में एक बार, कम से कम एक बार पत्ते गिराते हैं, यही पत्ते गिराते हैं गर्मी के दिन में। तो गर्मियों में जो पत्ते गिराना है पर्णपाती वनों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन ये है कि शुष्क शुष्क क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति जाती है? शुष्क क्षेत्र का क्या मतलब? शुष्क क्षेत्र का मतलब जैसे राजस्थान के जैसा क्षेत्र है, वहाँ कोई बारिश का कोई अता पता तक नहीं है, तो शुष्क क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाएगी? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाएगी, ठीक है, ये आंसर देख लीजिए। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएगी? शुष्क क्षेत्र में पाई जाएगी। मैनग्रोव में कहा जाता है, ये डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है मैनग्रोव। डेल्टा जहाँ बनाती है, जो नदियाँ जाके डेल्टा बनाती है, मुहाना ऐसे ऐसे हो जाता है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो जगह होता है, इसमें यहाँ पर मैनग्रोव वन पाया जाता है, डेल्टा वन। सदाबहार वन में बताया है, जो भूमध्य रेखा के आसपास का होगा उसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैनग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने बताया डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। हिमालय क्षेत्रों में मुख्य वनस्पति क्या है? देखिए हिमालय क्षेत्र सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, और हिमालय क्षेत्रों में जो पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन है, पर्वत है, और पर्वतीय वन, पर्वत पर जो कैसा वन होता है? शंकुधारी वन, इसके बारे में बताया था। एग्जाम्पल भी मैंने एक बार दिया था कि देवदार, देवदार और चीड़, देवदार और चीड़, ये पेड़ यहाँ पाए जाते हैं पाइन के जैसा, जैसे देखिए इस तरह का पेड़। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ गिरे ऊपर से तो ये सीधे ऐसे गिर जाए नीचे, पेड़ पर ना टिके, इसलिए इस तरह के वन पाए जाते हैं, समशीतोष्ण और शंकुधारी वन यहाँ हमारे क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति को कितने प्रकार में बांटा गया? भारत में कितने प्रकार? बात को ध्यान दीजिए, भारत में प्राकृतिक वनस्पति तो भारत में जो है ना, ये भी मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के भारत में क्षेत्र। सबसे पहले तो इसमें पृथ्वी के लिहाज से देखें तो 2 तरह का क्षेत्र पाया जाता है। एक तो नीचे वाला जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ऊपर वाला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो यही 2 हो गया, 1 और 2। और तीसरा भारत में जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, यहाँ यहाँ जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, तीसरा हो गया 3 नंबर। और ऊपर में जो है हिमालय क्षेत्र है, ये पर्वतीय वन यहाँ पाए जाते हैं, 4 नंबर हो गया। और यहाँ जो है पश्चिम बंगाल के पास जो है कोलकाता में सुंदरवन का डेल्टा, डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ मैनग्रोव वन पाए जाते हैं 5। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति को 5 प्रकारों में बांटा गया, ये मैंने चैप्टर में समझा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति किस ऊंचाई पर मिलती है? टुंड्रा, टुंड्रा जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलती है, तो बहुत अधिक ऊंचाई पर ये टुंड्रा प्रकार, टुंड्रा और टैगा भी बताए थे, ठीक है, बहुत बहुत अधिक ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे में टैगा होता है, सबसे सबसे अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा। भारत में घास भूमि जो होती है, ग्रास लैंड, उसको प्राय किस नाम से जाना जाता है? चारागाह। हम लोग के यहाँ जो घास भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? चारागाह, मन पशुओं के चारा के लिए।
अफ्रीका के विशाल घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए अफ्रीका में, ये भी मैंने बता दिया था, ये बहुत ही बेबी क्वेश्चन सब है। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान को सवाना कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, सवाना अफ्रीका, ठीक है। पंपास ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है पंपास, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है। स्टेपी जो है वो एशिया में है, यूरोप और एशिया के बीच में है स्टेपी, ठीक है। और प्रेरी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में, ये ध्यान रखिएगा। ये चारों घास के मैदान। अर्जेंटीना के घास के मैदान कहता है, मैंने मैंने पंपास पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, यूरोप और एशिया के समशीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। यूरोप और एशिया में बस एक ही बताया, स्टेपीज। कहाँ है स्टेपीज? ये यूरोप और एशिया है, यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, ये हो गया। वेल्ड क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन शायद वही है क्या? दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? वेल्ड। साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में दो घास के मैदान है, एक तो अफ्रीका महादेश में है सवाना, और दूसरा अफ्रीका के एकदम साउथ में है दक्षिण अफ्रीका, और उस दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि घास भूमि में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु कौन से हैं? जो घास भूमि में पाए जीव जंतु जो घास खाते हैं ज्यादातर, वो हो गए हिरन, घोड़े, जेबरा। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? घास भूमि में पाए जाने वाले जानवर। घास भूमियाँ मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए घास भूमियाँ जो है हमेशा समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ शीत भी है और थोड़ा उष्ण भी है, मतलब थोड़ा सा गर्मी भी लग रही हो और उस तरह से में ज्यादा घास भूमि। स्टेपीज घास भूमियाँ इनके लिए जाती है। देखिए स्टेपी जो है वो यूरोप और एशिया का है, और यहाँ गेहूं की खेती होती है, तो स्टेपी घास भूमियाँ जो है वो गेहूं की खेती के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि पंपास क्षेत्र की क्या विशेषता है? देखिए पंपास अर्जेंटीना का था, मैंने बताया था अर्जेंटीना, ठीक है। सॉरी क्या लिख दी, गलत हो गया। अर्जेंटीना, पंपास जो है अर्जेंटीना का था, और यहाँ गेहूं और मक्का, बहुत खतरनाक, गेहूं और मक्का उत्पादन में पंपास जो है नंबर 1, बहुत तेजी से ग्रो करता है गेहूं और मक्का। भारत में प्रमुख घास भूमि कहाँ कहते हैं? अच्छा, भारत के अंदर जो घास भूमि है वो सब कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और महाराष्ट्र में, ये 3 जगहों पर जो है ना घास भूमियाँ पाई जाती है। प्रेरी, प्रेरी घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? देखिए प्रेरी जो है ये प्रेरी है, प्रेयरी, प्रेरी, ठीक है। प्रेरी घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, मैंने ऊपर बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी उसी जगह पर होगा जहां पर जो है वर्षा भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, ठीक है, सदाबहार टाइप का वन जो है, वहाँ जैव 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 विविधता जो है ना बहुत अधिक है। क्या मरुस्थलीय क्षेत्र पर है? नहीं, टुंड्रा पेस्टेपिन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पर जो है ना बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब जहाँ अलग अलग तरीके के प्राणी और जानवर पाए जाते हैं, सबका डिफरेंट जलवायु। अगला क्या है कि जीवमंडल का फेफड़ा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है, कि जीवमंडल का फेफड़ा किसे? देखिए फेफड़ा उसको बोलते हैं जहाँ पानी, पानी की अधिकता सबसे अधिक कहाँ होगी? जंगल। फेफड़ा के लिए क्या चाहिए? जहाँ पानी होगा वहीं ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पानी होगा वहाँ वनस्पति जहाँ पाई जाती है। और सबसे बड़ा जो जंगल है वो है अमेजन का जंगल, अमेजन वन, अमेजन नदी, और नदी के बगल में जो जंगल है अमेजन वन, ये जीवमंडल का इसे फेफड़ा। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? देखिए चिली जो है, दक्षिण अमेरिका में एक जगह है, साउथ अमेरिका में जगह है चिली, और चिली में ही जगह है, चिली की राजधानी आटाकामा है, और आटाकामा का जो मरुस्थल है ये सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। सबसे शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो हाँ 90 क्वेश्चन, देखिए आपका 90 क्वेश्चन का जो स्क्रिप्ट था, आज मैंने 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। ये क्लास 7 के ज्योग्राफी के हर चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया था, और आज आपका जो है ना क्लास 7 का ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी हो गया। चैप्टर से जाकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इन चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। अगला साइंस का जो क्लास हमारा चल ही रहा है, क्लास 7 का साइंस लगभग 10 चैप्टर तक, शायद 9 चैप्टर तक कंप्लीट मैंने करा दिया है। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपना अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। और अगर प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ, अगर आपने कमेंट में कोई भी सवाल लिखा है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल